आप कहते हैं कि 500 की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में जो इक्विटी के जो लार्ज कैप फंड है 74% फेल कर गए अपने बेंचमार्क को बीट करने में। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हो। मार्केट से ज्यादा अनसर्टेनिटी आपके वायरल वीडियोस में है। कभी आप वायरल वीडियो में कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। कैंडल वाली कैंडी जो आप आकर के वायरल वीडियो में बता जाते हो वो कितनी काम आती है। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपने दिया कि 1976 में 1000 रुपए विप्रो के शेयर में डाल दिए होते, आज 1200 करोड़ रुपए हो जाते। गोल्ड आज ऑल टाइम हाई पर है। गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट भी खूब कर रहे हैं। आप कहते हैं इन्वेस्टर की असली चांदी सोने में नहीं है, असली चांदी चांदी में इन्वेस्ट करके बनेगी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? वेलकम टू द शो जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है। इस शो का नाम है 2020 विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 20 क्वेश्चन 20 मिनट और जवाब देने का टाइम है सिर्फ 1 मिनट। एक सवाल 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के अंदर जवाब दो, सीधा सिक्सर मारो और गेम सेट। मेरे बाउंसर्स और आपके आंसर्स। वैसे तो इस शो पर हम अलग अलग जॉनरे के अलग अलग सेलिब्रिटी से मिलते रहेंगे, हर बार मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। पर आज की शुरुआत करेंगे फाइनेंस की, ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की। क्योंकि आज ट्रेडिंग का नाम सुनते ही ऐसे तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है, सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट है वो अपने एक्सपीरियंस से आपके स्ट्रेस के सोर्स को सक्सेस का कोर्स बना देंगे। हम इनवाइट कर रहे हैं, आज इन्होंने 12 बार जो स्टॉक्स में जाकर के अच्छी चर्चा करी, 50 से ज्यादा पॉडकास्ट के अंदर अपने इनसाइट शेयर किए। इनका फंडा एकदम क्लियर है, ट्रेडिंग का किंग बनना है, गेस्ट वर्क नहीं ग्राउंड वर्क सीखो। कोई गेस्ट वर्क नहीं, ग्राउंड वर्क। फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर, ट्रेडिंग के द्रोणाचार्य, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेडर्स लूप, दीपक वाधवा जी। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। आज तक मेरा वैसे इतना अच्छा परिचय किसी ने नहीं दिया और आभार आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी तो कंटेंट की जर्नी मात्र 1 साल की भी नहीं है, लेकिन आपकी रीलें मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी देखो। लेकिन आज लंबी चर्चा नहीं होगी दीपक जी। हम आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं पकड़ें जोर से और पूरी पकड़ने की कोशिश करेंगे और आपको 1 मिनट में छूटना है। हुत तू 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 1 मिनट में सांस छूटी तो एकदम बजर बज जाएगा। पहला सवाल, आप कहते हैं कि 500 की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं। मैंने आपकी किसी टीम ने वीडियो में दिखाया, मेरे को मत देखा। कोई एक बच्चा है जो आज कॉलेज से निकला है, 20 साल का है, और उसने अपनी पॉकेट मनी ही जोड़नी शुरू कर दी और वो बस 500 ही जोड़ता चला गया। और 40 साल यानी कि जब तक वो 60 साल का होगा, बाय द टाइम ही इज गेटिंग रिटायर, तो उसे उस टाइम में रुपए मिलेंगे 1,60,00,000 रुपए। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में जो इक्विटी के जो लार्ज कैप फंड है 74% फेल कर गए अपने बेंचमार्क को बीट करने में। दीपक जी, मिड और स्मॉल कैप फंड्स जो है 88% अंडर परफॉर्म किए। ईएलएसएस ने भी 84% फेल बिहाइंड, लैग बिहाइंड कर गए। तो भाई मेरा सवाल यह है कि डेटा कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हो। अब किसकी बात माने, आपके मोटिवेशन की या मार्केट के कैलकुलेशन की? अब आपको जवाब देना है 1 मिनट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मार्केट की कैलकुलेशन भी गलत नहीं है और मेरी भी कैलकुलेशन गलत नहीं है। मार्केट जो आपको रिटर्न दिखाता है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल दिखाता है। और मैं जो कह रहा हूँ आपका 500 रुपया करोड़ बनेगा, आप लगाइए 35 साल के लिए पैसा, ना बने तो बताइए, कैलकुलेट करिए। तो इसलिए मेरी कैलकुलेशन भी सही है, मार्केट की भी सही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ा पैसा तब बनती है जब आप उसमें 2 कंपोनेंट डालते हैं। एक पैसा, या तो बड़ा पैसा डाल दीजिए, छोटा टाइम डाल दीजिए, या बड़ा टाइम डाल दीजिए, छोटा पैसा डाल दीजिए। अब आपके पास 500 रुपये हैं तो 35 साल लगा दीजिए, यानी कि आपकी अगली जनरेशन 100 करोड़ एंजॉय कर सकती है, छोटे छोटे पैसे से भी कर सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। दीपक जी, पिछला सवाल तो आपने छक्का मारा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। 1 मिनट का समय होगा, ध्यान रखिए। मार्केट से ज्यादा अनसर्टेनिटी आपके वायरल वीडियोस में है। कभी आप वायरल वीडियो में कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कहते हैं 500 रुपए से मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को होप देता है। और कभी आप कहते हैं कि 10-20 हजार के कैपिटल वालों के लिए मार्केट में कोई जगह ही नहीं है, जो छोटे इन्वेस्टर्स का मॉरल डाउन कर देता है। अब आपकी कौन सी बात को माने? आप ये वायरल करने के चक्कर में करते हैं, इसके पीछे कोई फैक्ट है? दोनों बात मानने वाली है। जब मैं कहता हूँ 5,000 रुपये लगाइए, मैं कहता हूँ कि आप सिप के थ्रू मार्केट में आइए। सिप में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं। वो फंड मैनेजर इज हाईली इक्विप्ड एंड हाईली एजुकेटेड, तो वो आपके पैसे की ठीक कस्टोडियन, मतलब ही इज अ प्रूवन कस्टोडियन ऑफ योर मनी एंड ही इज बाउंड टू गिव यू रिटर्न्स, क्योंकि ही इज आंसरेबल टू यू एज वेल एज टू हिज ओन मैनेजमेंट। तो वहाँ पे उसकी एक दायित्व बनता है कि वो आपको रिटर्न निकाल के दे। जब आप 20-25 हज़ार रुपये खुद डालते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो ग्रीड भरा हुआ है।
ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं सकते, फ्यूचर आप कर नहीं सकते, और आपको 25,000 की इक्विटी लेके मजा आएगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर उतनी पेशेंस नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटे पैसे वाले के लिए मार्केट नहीं है, लेकिन छोटा पैसा करोड़ों भी बन सकता है यदि आप डिसिप्लिन से म्यूचुअल फंड सिप करते हैं और टाइम देते हैं। तो दोनों बातें मेरी सही हैं, सिर्फ आप एक सिक्के को ऐसे देख रहे हैं, एक को ऐसे देख रहे हैं। You just have to see it both the sides together. दीपक जी आगे बढ़ते हैं मेरे अगले प्रश्न की तरफ। आप कहते हो कि मार्केट के पहले आधे घंटे के कैंडल को रोज देख लो, 5-7 हजार रुपए कमा लोगे। आप सेबी ने साफ लिखा है 89-90% लोग जो रिटेल एफएनओ में एवरेज ट्रेडर सालाना 1.25 लाख रुपया लॉस कर देते हैं। जहां 90% लोग बर्बाद हो गए, वहां आपकी कैंडल वाली कैंडी जो आप आकर के वायरल वीडियो में बता जाते हो, वो कितनी काम आती है? कैंडल वाली कैंडी बिल्कुल सही चलती है, वो कैंडल आपको पढ़नी आनी चाहिए। और पहली कैंडल का मेरा मतलब ये है कि आते ही मत घुस जाओ, पहले पेशेंस से देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अधिकतर ऐसा होता है कि मार्केट अगर आधे घंटे की कैंडल के बाद अप ट्रेंड लेता है तो काफी हद तक अप ट्रेंड जाता है और डाउन ट्रेंड जाता है। पहली चीज ये। दूसरी, जो मैंने बोला कि आप 5-7 हजार रुपए कमा सकते हो, आपने ये नहीं पूछा कितना पैसा लगा के कमा सकते हो। तो पैसा हो सकता है कि मैं वहां पे ये भी कह रहा हूं, कभी ये कहना चाहते हो कि 20 लाख रुपए लगा के 10,000 कमा सकते हो। तो आप सिर्फ पूरी चीज को देखिए। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ उसमें कहने का संदर्भ ये है कि एजुकेशन लेके आइए, फॉलो एनी सिस्टम। आप चाहे चार्ट को फॉलो करिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, टाइम बेस्ड सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, पैसा जरूर बनेगा अगर आप एजुकेशन और डिसिप्लिन के साथ करेंगे। दीपक जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने क्लेम किया कि कई सेक्टर्स में 1 लाख से 1 करोड़ बन जाता है, बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। 60% सेक्टोरल फंड जो है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। आप फिर ये किस सेक्टर की बात कर रहे हो जिसमें 1 का 100 बनता हो, जिसमें 100 गुना बनता हो? ऐसी कोई हमारे को भी अलादीन का चिराग पकड़ा दीजिए। तो देखिए, जो भी सेक्टर में गवर्नमेंट जब घुस रही होती है और आप उनके साथ घुस जाएं, आपके पैसे जरूर मल्टीप्लाई होते हैं। पहले गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट किया, डिफेंस सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा दिया, देखिए कहाँ पहुंच गया पैसा लोगों का। फिर रेलवे पे आए, रेलवे देखिए, फिर ईवी पे आए, ईवी देखिए, और अब वाटर साइकिल पे जो वाटर मैनेजमेंट है वो एक अपकमिंग सेक्टर है, आप लगाइए। बीच में सोलर भी आया था, देखिए सोलर में लोगों ने कितना पैसा बनाया। तो सेक्टर आप गलत घुस रहे हैं तो इसमें मेरी नहीं है। आप मोदी जी को फॉलो करिए। मोदी जी जिस भी सेक्टर पे एक अच्छी स्कीम लेके आएंगे, वो सेक्टर मतलब मार्केट को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। याद रखिए आपके पास 1 मिनट है। वैल्यूएशन एक्सपर्ट अश्वथ दामोदरन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो बोलते हैं मल्टी बैगर जो है ना, ये पास्ट में दिखते हैं। मल्टी बैगर को ये प्रेजेंट से कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। समझ नहीं आ सकता कि यही तरीका है मल्टी बैगर पकड़ने का। आपने मल्टी बैगर स्टॉक पहचानने के भी फॉर्मूला बता दिए। ये जेन्युइन फॉर्मूला है या वायरलिटी का स्टंट है? चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैं इसका ना थोड़ा ट्विस्टेड आंसर देता हूं। जैसे आप मेरे से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हो। आज आपकी कंपनी है बड़ा बिजनेस, हाँ जी, मैं कल को कहता हूं, मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूं कि आप 1 लाख करोड़ के आदमी बन जाएंगे। कैसे? आप ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हो। मैं ठीक प्रेडिक्ट बताना नहीं, आप ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हो। क्यों? जिस भी कंपनी का ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिसकी मार्केट बढ़ रही है, जिसका पी रेशियो बढ़ रहा है, जिसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो क्यों नहीं मल्टी बैगर बनेगा? तो आप इसका एक स्क्रीनर बना लीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि जिस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की रिटर्न मतलब सेल्स ग्रोथ हो रही है, 5% की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, या साल की हम निकालें ईयर ऑन ईयर 15% 20% से कंपनी बढ़ रही है, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पीईजी भी बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, प्रमोटर अपनी इक्विटी 1 रुपए की भी नहीं बेच रहा है। इसका मतलब प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है। तो जब आप इन सब चीजों को सेगमेंट करेंगे तो क्यों नहीं आपकी कंपनी मल्टी बैगर बनेगी? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है ना बनने का। अच्छा, प्रमोटर की बात करें तो अगले सवाल पे ले चलते हैं आपको। दीपक जी आज छोड़ेंगे नहीं। आपने बोला प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर है तो स्टॉक सेफ है। आप कहते हैं मल्टी बैगर बनने का ये फुल पोटेंशियल है, इसके अंदर ये बनेगी पक्का। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि हाई प्रमोटर होल्डिंग के अंदर पब्लिक के लिए जो है ना बहुत कम शेयर्स बचते हैं, प्राइस को आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है, मैनिपुलेशन का भी कभी रिस्क बन जाता है। अब आपकी माने, एक्सपर्ट्स की माने, या हम माने कि आप ही एक्सपर्ट हैं? सर एक बात आप मुझे बताओ, आपके पास 70% होल्डिंग है एक कंपनी की, आप ही अगर मैनिपुलेट करा रहे हो, वैसे तो मैं मानता नहीं मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, लेकिन चलो आप ही करा रहे हो, तो आप अपने शेयर को ऊपर ले जाओगे या नीचे ले जाओगे? मैनिपुलेशन अपसाइड के लिए करेगा ना, कोई डाउन साइड के लिए कौन करेगा? हु इज द सिंपली मैं कहूंगा कौन बंदा फूल है जो अपने ही शेयर को गिरवा देगा? पहली चीज। दूसरा, अगर 70%
प्रमोटर के पास है तो 30% पब्लिक के पास है, तो 30% में तो बहुत अच्छा रोटेशन हो सकता है। 30% इक्विटी इज बिग मनी। और सेकेंडली, जब भी कोई कंपनी का फ्री फ्लोट, इसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं, फ्री फ्लोट कम होता है, अक्सर वो मल्टी बैगर्स बनती हुई साबित हुई है। आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए। और रहा सवाल कि ये तो बात रह गई पास्ट की, तो पास्ट से ही हम सीखते हैं। नई चीज तो हम इजाद करते हैं, इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। पास्ट से ही तो हमें सब चीज की सिनर्जी मिलती है। तो पास्ट को तो आप कंसिडर ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं दीपक जी। एक बड़े डेटा भी आप बहुत छोड़ते हैं वीडियो के अंदर। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपने दिया कि 1976 में 1,000 रुपए विप्रो के शेयर में डाल दिए होते, आज 1,000-1,200 करोड़ रुपए हो जाते। 1976 में किसी ने विप्रो का शेयर खरीदा 1,000 रुपए। तो वो लगाए होते तो आज 700 करोड़ होते। वो कैसे होते कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बोनसेस दिए हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 शेयर हैं जो मेरे लिए विप्रो के पोटेंशियल रखते हैं और मैं भी वहां पे आज 1,000 रुपए डाल दूं और 1,000-1,200 करोड़ निकाल लूं? वो 1,500 करोड़ नहीं है, वो सब 2,300 करोड़ है। मैंने जब देखा था तब 700-800 थे, अब 2,300 है वो। अच्छा, तो पहले तो वो डेटा इतना बड़ा है 1,000 रुपए का। दूसरा, फिर मेरा कहना यह है कि कौन कल मल्टी बैगर बनेगा या नेक्स्ट विप्रो बनेगा, इसका प्रेडिक्शन करना आज बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए 30-35 साल का फर्क भी है। आज आप उन अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिनका कि मैंने जो अभी पहले स्क्रीनर बताया आपको कि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, FII DII उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरी स्टडी गलत हो सकती है तो FII तो गलती नहीं करेंगे, DII तो गलती नहीं करेंगे। आप उनके पीछे चलिए ना, देखिए आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। मल्टी बैगर क्या, आप पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएंगी। मेरा तो कहना यह है। तो मैं 5 कंपनी नहीं बता सकता, हो सकता है 50 निकल आए। स्क्रीनर अपना बनाइए और अपना टेस्ट करिए। दीपक जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है, आप कहते हैं कि SIP करके 25,000 रुपए तनख्वाह वाला घर भी बना लेगा, फॉर्च्यूनर भी बना लेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग मेट्रो सिटी में 40,000 रुपए है। आप 25,000 रुपए में जहां लोग अपना घर नहीं चला पा रहे, वहां 25,000 रुपए में आप बंगला और गाड़ी भी दिला रहे हैं, ये कैसे है? फॉर्च्यूनर के साथ उसका फॉर्च्यूनर भी बता रहा हूं सर। देखिए, मैंने ये बोला 25,000 रुपए वाला, उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत है। यानी कि आप 5,000 तो सेव करिए। कोई भी व्यक्ति ऑलमोस्ट 20% अपनी अगर सेविंग करता है, आज कोई भी जो मतलब अच्छा जिसको सेविंग करनी है, आप 5,000 सेव करिए। आपका एक कॉर्पस जुड़ जाएगा 10-15-20 साल में, 20-30 लाख रुपए बन जाएंगे। अगर हम एक मार्केट की रिटर्न को इवेल्युएट करें कि 20% भी आपने जो फंड लिया उसमें आ जाती है, तो 30-40 लाख रुपए जुड़ गए आपके पास। अब वो 40 लाख से आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 40 लाख निकाल लो, फॉर्च्यूनर खरीद लो डायरेक्ट, नहीं तो 40 लाख को वहीं पड़ा ग्रो होने दो, उसमें से SWP कर लो। जितने की आपकी EMI है उतने की SWP कर लो आप। तो देयर आर सो मेनी वेज। सबसे पहली बात है विवेक जी, छोटे पैसे से एक बड़े पैसे तक पहुंचना है। उस बड़े पैसे को तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अच्छा, आप ना अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करने में बड़ा माहिर है। हाँ, हम ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन। आपने एक बार कहा कि जो अमीर आदमी है वो बोरो करता है, उधार लेता है, किस लिए? एसेट के लिए। और जो गरीब आदमी है वो बोरो करता है, उधार लेता है लायबिलिटी के लिए। और फिर आप लोगों को लायबिलिटी बढ़ाने के लिए फॉर्च्यूनर और घर, उसकी एडवाइस भी करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। ये प्रमोशन आप इसलिए करते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो जाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं कि बड़े आदमी जब लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दे वर्क ओनली फॉर एक्सपेंशन। और मैं ये कहता हूं कि छोटा आदमी जो है, या जो सैलरीड है, छोटा आदमी गलत वर्ड हो गया, मैं माफी चाहता हूं, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसको लोन नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। और लायबिलिटीज के लिए तो लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप जब कार खरीद रहे थे, यू आर ओवर हेडिंग ए लायबिलिटी ऑन योर हेड। जबकि आज कोई भी कंपनी, मैं मान लीजिए रिलायंस का ही उदाहरण दूं, उन्होंने 4 लाख करोड़ का लोन लिया, सब जियो खड़ा कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर। और उससे आज वो कितने सालों तक कमाएंगे? उन्होंने वो कर्जा उतार भी दिया, डेट फ्री हो गई थी ना एक बीच में रिलायंस। तो कहने का मतलब क्या है, बड़े लोग जब लेते हैं कर्जा, वो एक्सपेंशन की तरफ लेते हैं। जो सैलरीड क्लास होते हैं या छोटा व्यापारी होता है, जब वो लोन लेता है वो अपने सिर पे लायबिलिटीज लेता है। बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हैं, वंडरफुल थिंग। लेकिन लग्जरी के लिए लोन ले रहे हैं, सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए लोन ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए वंडरफुल। टाइम्स अप। थैंक यू वेरी मच। सवाल चेंज करने जा रहा हूं दीपक जी। गोल्ड आज ऑल टाइम हाई पर है। गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट भी खूब कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स हैं गोल्ड में भी। आप कहते हैं इन्वेस्टर की असली चांदी सोने में नहीं है, असली चांदी चांदी में इन्वेस्ट करके बनेगी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है।
इस वक्त गोल्ड सिल्वर रेशियो काफ़ी डिस्टर्ब है, तो चांदी में बढ़ने के ज़्यादा स्कोप है बजाय गोल्ड के। और दूसरा विवेक जी, एक चीज़ तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, गोल्ड हमेशा महंगा है और वो महंगा ही रहने वाला है, क्योंकि सोने की कीमत कभी कम नहीं होती। जब मेरी शादी हुई थी तो 4,000 रुपये गोल्ड था, तब भी महंगा था। फिर 16 हुआ तब भी महंगा था, 50 में भी महंगा था, 60 में भी। आप मुझे बताओ गोल्ड में कब आपको किसी ने कहा हो कि गोल्ड सस्ता है? गोल्ड तो महंगा ही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा प्रीमियम पे मिलती हैं। और चांदी में चांदी इसलिए है क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो इस वक्त सिल्वर को ज़्यादा फेवर कर रहा है बजाय इसके, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है और कई सालों से ये रेशियो जो है आपस में अलाइन होने आता है। तो और सेकेंडली, जैसे पहले 24 कैरेट गहने थे, फिर 22 कैरेट हुए, फिर 16 हो गए, अब सरकार ने 9 को भी स्वीकृति दे दी है। तो अब थोड़े दिन बाद क्या होगा कि लोग चांदी के गहने पहनने लगेंगे, क्योंकि गोल्ड तो हमारी रीच से ही बाहर जा रहा है आम आदमी की। तो इसलिए चांदी में चांदी होएगी। अच्छा, एक बात और है, जैसे शेयर मार्केट में ग्लोबली थोड़ा क्राइसिस देखा जा रहा है, खासतौर से ट्रंप के आने के बाद काफी उतार चढ़ाव हुए। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं क्राइसिस में गोल्ड अभी भागेगा, कुछ कहते हैं मार्केट ठीक होते ही गोल्ड पर होल्ड लग जाएगा। आपके हिसाब से भी एक रेशियो है सिल्वर टू गोल्ड का, पर ये गोल्ड पे होल्ड कब लगेगा? आपके हिसाब से गोल्ड का फ्यूचर कैसे रहने वाला है? गोल्ड सिल्वर रेशियो को छोड़ दीजिए, मैं एक कैलकुलेशन देके जाता हूं आपको, आप उसको फॉलो करिए, गोल्ड आप कभी हारेंगे ही नहीं। अच्छा। आज आपने 1 लाख रुपए तोले का गोल्ड लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उसे मॉर्गेज कर दिया किसी भी बैंक में, कहीं भी, मोटूड गोल्ड, ये गोल्ड, कई सारे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, उन्होंने आपका 80% 90% फंडिंग कर दी इस एंटीसिपेशन में कि गोल्ड कभी भी इतना नहीं गिरेगा। अगर गोल्ड आपने 1 लाख का लिया, 80,000 उसने आपको दे दिए और गोल्ड की वैल्यू 70 रह गई, आप छुड़ाने जाओगे? कभी नहीं जाओगे ना। तो वो आपके गोल्ड को बढ़ाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मॉर्गेज वैल्यू इतनी बड़ी है। कोई एक आदमी एक ही तोला थोड़ी रख रहा है, कई हजारों टन गोल्ड मॉर्गेज है। उसका मतलब ये गोल्ड का भाव गिरने नहीं देंगे, ये लोग नहीं गिरने देंगे ना। और ये वर्ल्ड वाइड है सिनारियो, कोई हमारे केवल इंडिया में नहीं है। तो दिस इज वन प्रिंसिपल रीजन कि गोल्ड कभी भी गोल्ड पे होल्ड नहीं लगेगा। और आप कभी भी मेरे को एक बार दिखा दीजिए कि गोल्ड अपने हाई से कभी भी इंडिया में 30% से ज्यादा फॉल हुआ, कभी हुआ ही नहीं। देखिए आप करके। आपकी एक फिलॉसफी मैंने सुनी है, इफ आई वोंट बाय 10 ऑफ इट आई वोंट बाय इवन 1। अगर मैं 10 शेयर नहीं खरीद सकता, एक भी नहीं खरीदूंगा। ठीक मतलब है? बिल्कुल ठीक है जी। इसके पीछे की फिलॉसफी समझना चाहता हूं कि ये कोई सॉलिड प्रिंसिपल है या वायरल रील की कोई एक पंच लाइन मार के आते हैं? वायरलिटी के लिए कुछ करता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं और वो वायरल हो जाती है। देखिए, आपने मान लीजिए एक शेयर खरीदा, मैं उदाहरण के साथ ही बता देता हूं, वैसे तो मैं शेयर के नाम नहीं लेता, लेकिन मैं चलिए आज ले लेता हूं। हमने एक शेयर खरीदा, वो जेट एयरवेज था, मैंने अपनी सारी पूंजी उसमें लगा दी, जेट एयरवेज आज बंद हो गई, मेरा पैसा जीरो। अब हम बात करें, मे बी वो येस बैंक भी हो सकता था, 600 वाला 400, 400 वाला 200, 200 वाला 6, कहाँ तक मैं संभालूंगा। लेकिन अगर यही मैंने 10 शेयर में 10% अपनी पूंजी लगाई होती और 2 जीरो भी हो जाते, तो बाकी सब अगर 20% भी बढ़ते, तो मेरा तो इक्वेशन बराबर हो जाता ना। तो ये तो अंग्रेजों की भी कहावत है, बस मैंने उसे हिंदी का रूप दे दिया, या मैंने उसको थोड़ा ट्विस्ट करके बोल दिया, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो बस ये बास्केट आपको बड़ी रखनी है अपनी, और आपको एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना, पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाइए, देखिए कभी जीरो नहीं होगा आपका पैसा, क्योंकि 10 की 10 कंपनी थोड़ी जीरो हो जाएंगी। कई बार क्या इन्वेस्टर ना डर के, घबराहट में अच्छा शेयर बेच देते हैं और ग्रीड में आकर के खराब शेयर खरीद लेते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फियर का और ग्रीड का कोई बैलेंस का कोई फॉर्मूला रखते हैं अपने पास? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपने 100 रुपये कमाए, आपके पेट में ऐसे ऐसे होने लगेगा कि कहीं 100 खत्म ना हो जाए, 180 ना रह जाए, 160 ना रह जाए, और आपका 100 रुपये का लॉस होगा, आप होप में बैठोगे कि ये तो अभी बढ़ जाएगा। तो आदमी जो है यहाँ हमेशा जो है नेगेटिव साइकोलॉजी में चलता है स्टॉक मार्केट में। वो प्यार करता है लॉसेस से और नफरत करता है प्रॉफिट से। होना क्या चाहिए इसका विपरीत, यानी कि उल्टा। तो बेटर है कि आप कोई भी चार्ट को फॉलो कर लें, आप चार्ट पे देखते रहें, जब तक वो ऊपर राइड कर रहा है आप राइड करिए। जिस दिन आपको चार्ट अलर्ट दे कि भैया बस अब निकल जाओ, तब निकल जाइए, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे। आप कभी भी कोई शेयर ऐसा नहीं होगा कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है और एकदम गिर जाए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और रीज़न सबसे पहले हमें चार्ट पे दिखाई देता है। आप 20 EMA लगा लीजिए, आप 50 EMA लगा लीजिए, आप 100 EMA, जो लोग चार्ट को देखना जानते हैं वो समझ जाएंगे। तो आप कोई भी एक सिस्टम फॉलो करिए एंड यू विल मेक मनी। दीपक जी, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, इस समय हम बहुत तेज़ ग्रो कर रहे हैं। हमारी अपनी 20 कंपनीज हैं, 21 कंपनीज हैं जिनको हम बिल्ड कर रहे हैं, SME IPO तक लेके जा रहे हैं। हमारी एक फिलॉसफी है CGP, यानी कि कैश फ्लो ठीक होना चाहिए,
ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, पी प्रॉफिट यानी कि मार्जिन अच्छे क्लियरली दिखने चाहिए। इनमें से एक भी गड़बड़ है तो हमारे लिए कंपनी गड़बड़ है। लेकिन इन सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडर कितना दमदार है। अगर फाउंडर दमदार है और सीजीपी ठीक है तो हम उस कंपनी के साथ आगे बढ़ते हैं। कैश रिच, एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्जिन। आप ट्रेडिंग में कोई ऐसी फंडामेंटल फिलॉसफी देखते हैं या खाली चार्ट्स ही देखते हैं? देखिए, चार्ट जो होता है वो ये सब बताता है। आप कोई भी देख लीजिए, जब भी देयर इज अ चेंज इन द फंडामेंटल्स, वो चार्ट पे पहले ही दिखने लगता है। क्योंकि जो चार्ट होता है वो क्या है, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। अच्छा, हमें कब न्यूज मिलती है? जब वो न्यूज में आ जाती है। लेकिन जो FII, DII, फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड्स, इनको कब मिलती है? बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली ट्रैकिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मुझे तब मिलेगी जब वहां से अनाउंसमेंट होगी। लेकिन जो फंड हाउस उसमें 3%, 5% इक्विटी लेके बैठा है या 1% भी इक्विटी लेके बैठा है, ही हैज एक्सेस टू ऑल द डेटास। उसे दिख जाता है कि इस क्वार्टर में इस कंपनी की सेल कम हो रही है, तो वो पहले ही बेच लेता है। हमें कब पता लगता है? जब वो न्यूज क्वार्टरली आती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज आई एम सीइंग। तो जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ वाला स्टॉक चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप देखिए फंड हाउस तो नहीं निकला उससे। अगर फंड हाउस निकला तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्टॉक। दीपक जी, मेरा भी एक प्रोग्राम है, इसको हम बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, थीम क्या है? योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू IPO। आप आइडिया के साथ आते हो, 2, 4, 5, 10 करोड़ पे आते हो। हम आपको 1 साल हैंड होल्डिंग करते हैं, कोच देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। हर प्रकार के बिजनेस कंसल्टेंट इन हाउस है हमारे पास में, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे FMCG के लिए चाहिए हो, चाहे हमारे को D2C के लिए चाहिए हो, चाहे कैपिटल रेस करना हो। हाँ, कोई भी एरिया, कोई भी फंक्शन, हमने हज़ारों बिजनेसेस को कैश ग्रोथ प्रॉफिट के ऊपर आगे बढ़ाया है। और ये इसमें स्ट्रैटेजी शीट, पर्सनल कोच हम देते हैं। तो मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा, आप भी आइएगा और सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि 1 साल की हैंड होल्डिंग बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ से आइए। हम आपको IPO के लिए रेडी करते हैं, आपको भी इन्वाइट करते हैं। ये मैंने बीच में अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में मैं हर बार बताना चाहता हूँ लोगों को। मैं नहीं चाहता कि आप ये मौका मिस कर जाएं। आपके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीपक जी, आप कहते हो कि मार्केट आपको राजा बना देगा, लेकिन पिछले 1 साल का डेटा अगर हम देखें तो मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर क्या है? निफ्टी 50 बड़ा इंडिकेटर मानते हैं। निफ्टी 50 ने, मतलब इसको तो FD ने भी बीट कर दिया। FD भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा था निफ्टी 50 के मुकाबले। तो ये आपकी थ्योरी को पूरी तरह फेल कर रहा है। आपके दिखाए सपने की हकीकत को मैं चाहता हूं कि जरा आप अपने शब्दों में समझाएं। सर, जब भी हम किसी रिटर्न की बात करते हैं ना, वी डोंट चेक इट फॉर ए पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स, 1 ईयर। 1 ईयर में तो FD ही होती है। आप 5 साल का रिटर्न देखिए, क्या बीट हुआ? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जब से निफ्टी इंसेप्शन हुआ है, निफ्टी को कौन चीज़ बीट कर पाई है? आप बताइए मुझे, कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी, इवन लैंड तक नहीं कर पाई। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कैनॉट प्लेस का मोस्ट प्रीमियम लैंड आप ले लीजिए। कैनॉट प्लेस से तो प्रीमियम अभी दिल्ली में मैं नहीं समझता कुछ और है जी। तो आप आज से 10 साल पहले कैनॉट प्लेस की लैंड का आज का रेट कंपेयर कर लीजिए, और निफ्टी का कर लीजिए या इसका कर लीजिए। और मैंने जो एक रील बनाई थी विप्रो, 1000 रुपये का, मैं आप 25 क्या 30 साल 40 साल पहले 1000 रुपये की कोई भी इन्वेस्टमेंट 2300 करोड़ में करके दिखा दीजिए। वो सिर्फ स्टॉक्स में ही पावर है। हम कहते हैं आज एलन मस्क सबसे बड़े हैं, फिर हमने कहा अब ये लैरी एलिसन हो गए, कभी हम कहते हैं जेफ बेजोस, क्योंकि दे हैव देयर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट बिकॉज दे आर होल्डिंग 50% शेयर्स ऑफ देयर कंपनी। दीपक जी, ट्रंप का ज़माना है और ट्रंप के प्रकोप से आधी दुनिया तो परेशान है, थोड़े बहुत लोग खुश भी हैं। हमारे देश में सोलर हो, IT हो, टेक्सटाइल हो, ऑटो कंपोनेंट तो 30% से ज़्यादा नीचे गिर गए। एक्सपोर्ट्स के अंदर अपने आप में स्ट्रेस आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक्सपीरियंस से, कोई ऐसा सेक्टर हो अगर आप 1 मिनट में मुझे बता सकें कि उसका ट्रंप भी कुछ ना बिगाड़ पाए। IT, ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं इसे, और फार्मा पे तो उन्होंने लगाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कल को भगवान ना करे कोई आपदा आ गई तो इंडिया से ही दवाई जाएंगी, वहाँ तो बनती नहीं है। सेकेंडली, ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वो है बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का उन्हें ब्याज देना बहुत भारी पड़ रहा है। $1 बिलियन का उनके ऊपर कर्जे का, मतलब ब्याज का कर्जा वो है बर्डन। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि स्टॉक मार्केट गिरे, बॉन्ड यील्ड बढ़े। तो ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वो ऐसा कुछ ऑल्टरनेट सा निकाल पाएँ, लेकिन उससे किसी भी कंट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि US में मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं साहब किसी भी चीज़ की। और आज आप एक तो कुछ बनाते नहीं है, और दूसरा अपने ही लोगों के लिए आप 25-30% रेट बढ़ा रहे हैं। मान लो ये लैपटॉप चाइना से जाता है,
अभी ये 1 लाख का पड़ता है, अब आप कह रहे हैं 30% में टैरिफ लगाऊंगा तो 1,30,000 का ये आपके लोगों को ही पड़ेगा। हमारे लिए क्या महंगाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात तो है। सस्टेन नहीं हो पाएगा। पहले अपनी कंट्री में सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो हर 15 दिन में अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लेते हैं, आज उनको भी जरा याद कर लेते हैं। सही कंपनी में पैसा डालो और भूल जाओ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 6 महीने में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हो रीबैलेंसिंग के लिए? मैं ये कहता हूँ जब तक कंपनी परफॉर्म कर रही है, यू बी इज फ्रेंड, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। जिस वक्त वो लगे कि वो अंडर परफॉर्म कर रही है, उस वक्त उस 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के लिए छोड़ दो, फिर वो ऊपर आने लग जाए फिर खरीद लो। आपको वाई यू वांट टू मैरी ए कंपनी, यू बी अपॉर्चुनिस्ट, क्योंकि आप पैसा लेके आए हो, आपको तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट में वहाँ कमाना है ना। तो आप जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो आप वहाँ जाइए। डोंट गिव योर हार्ट टू अ कंपनी, गिव योर माइंड टू अ कंपनी, मेरा कहना ये है। क्राइसिस का माहौल आता है दीपक जी, तो सम पीपल क्राई एंड सम ट्राई, सम बिकम स्ट्रांगली मेंटल, सम बिकम मेंटली स्ट्रांग। जहाँ बड़े इन्वेस्टर ट्राई करते हैं क्राइसिस में करोड़ों बना लेते हैं, छोटे इन्वेस्टर की हालत खराब हो जाती है। तो मार्केट क्रैश में बाइंग अपॉर्चुनिटी पहचानने के लिए कोई क्विक केपीआई, ऐसे केपीआई जो आप 1 मिनट में समझा सको? इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है कि जब 100 वाली चीज़ 500 हो जाती है तो वो घुसता है। और HNI और जो अच्छे बड़े सॉलिड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, 100 पे इसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग। मतलब जब बाजार गिर रहा होता है तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज, लेकिन जब गिर रहा होता है बाजार तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो तो पहले ही ऊपर फंसा होता है, तो वो उसके पास कैश ही नहीं होता, तो वो वहाँ खरीद ही नहीं पाता, एंड ही इज लेफ्ट विद नो चॉइस टू बुक अ लॉस। तो वो अपनी 100 वाली चीज 500 वाली चीज़ को 100 में बेच रहा होता है। और जो समझदार और मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड होता है, जिसको कंपनी पे कॉन्फिडेंस होता है, वो 100 में खरीद रहा होता है। बस यही फ़र्क है एक अच्छे इन्वेस्टर में और एक रिटेलर में। रिटेलर लॉस लेने आता है, अच्छा इन्वेस्टर अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेने आता है। ओके, आज का आखिरी सवाल। बिजनेस इंसाइडर कहता है कि आने वाले 5 साल एल्गो ट्रेडिंग, AI सब टेक ओवर कर लेगा। अगर AI सब कुछ टेक ओवर कर लेगा तो फिर दीपक वाधवा जी आपका क्या होगा रे दीपक वाधवा जी? हाँ, आप जैसे लोग फिर मार्केट में कैसे सस्टेन करेंगे? देखिए AI कितना ही स्मार्ट बन जाए, वो क्या आपको रिप्लेस कर सकता है, क्या मुझे कर सकता है, क्या इनको कर सकता है? नहीं। दे कैन जस्ट फिल द गैप्स। जो काम मैं अभी 4 घंटे में कर रहा हूँ वो 5 मिनट में कर सकता है, हो सकता है 1 मिनट में कर दे, लेकिन अल्टीमेट डिसीजनिंग पावर जो ह्यूमन ले सकता है वो कभी भी AI नहीं ले सकता। हाँ, AI इज़ वेरी गुड इन ट्रेडिंग, लेकिन जब AI आएगा तब देखेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता स्टॉक मार्केट में देख पाएंगे, क्योंकि सारे AI एक से चलेंगे तो सारे लोग पैसा बना लेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहना ही वाला है। और AI को कौन गाइड कर रहा है? वो भी तो आदमी ही गाइड कर रहा है, तभी तो वो लर्निंग मॉडल बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में AI कहीं खा पाएगा, क्योंकि अगर सारे AI को ऊपर दिख रहा है, सारे बाय करेंगे, तो जो FII DI हैं वो लॉस नहीं लेंगे। आज रिटेल एक डायरेक्शन में चलता है, FII DI उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तभी तो वो पैसा बना पाते हैं और रिटेल लॉस करता है। तो अगर सारे AI एक डायरेक्शन में चलेंगे तो लॉस कौन लेगा फिर? So there has to be some mechanism. लवली, थैंक यू वेरी मच। तो दीपक वाधवा जी, आपने जितनी डीप लर्निंग्स और इनसाइट्स दिए हैं उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मार्केट को समझना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल मुमकिन भी है। हाँ? और अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर आप ट्रेडिंग के डॉन भी बन सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस इसके लिए चाहिए आपको एक करेक्ट मेथड, जिसकी बार बार उन्होंने बात करी, एक डिसिप्लिन माइंडसेट। ट्रेडिंग स्केयरिंग नहीं, स्कोरिंग लगने लगेगी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बहुत सारे लेसन यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए। ये 2020 की सीरीज को देखते रहिए। 20 मिनट में 20 सवाल। आप यहाँ आए, आपने हमारी ऑडियंस को आकर के ट्रेडिंग के ऊपर टिप्स दिए, उनको आपने कोच किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप सबका वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और अब वापस आकर के लगातार मेरे बढ़ते हुए वीडियोस को देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।